अपने घर में ये सेटअप जरूर देखा होगा। आप बटन दबाते हैं और उधर बल्ब जल उठता है। क्या कभी सोचा है दीवार के पीछे ऐसा क्या होता है जिससे बल्ब जल उठता है? हमने अपने घर में बड़ों से या स्कूल में टीचर से सुना होगा कि बल्ब विद्युत धारा या इलेक्ट्रिक करंट के आने और जाने से जलता और बुझता है। ये विद्युत धारा क्या होती है, कहाँ से बनती है और बल्ब को कैसे जला देती है? आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि विद्युत धारा क्या होती है और किस प्रकार एक जगह से दूसरी जगह तक पहुंचती है। आपने गाड़ी को चलते हुए देखा होगा। कोई गाड़ी तेज चलती है और कोई धीमी। हम आमतौर पर बोलते भी हैं कि गाड़ी 40 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से जा रही है। ये 40 किलोमीटर प्रति घंटा क्या है? मतलब गाड़ी 1 घंटे में 40 किलोमीटर दूरी तय कर रही है। तो समय के साथ किसी भी चीज की तुलना करते हैं तो वह उस चीज का रेट या दर कहलाता है। गाड़ी की स्पीड की ही तरह नदी में पानी के बहाव को भी हम इसी प्रकार दर्शाते हैं और बोलते हैं वाटर करंट या पानी की धारा तेज है कि धीमी। इसी तरह हवा के बहाव को भी एयर करंट बोला जाता है। तो ये कहना उचित होगा कि धारा या करंट एक भौतिक मात्रा है जो कि समय के साथ विभिन्न वस्तुओं का संबंध बताती है। यदि धारा हर बहती चीज का हो तो उस धारा को क्या कहेंगे जो बटन दबाने पर बल्ब को उज्जवल करता है? उसे हम विद्युत धारा या इलेक्ट्रिक करंट कहते हैं। विद्युत आवेश के प्रवाह की दर विद्युत धारा कहलाती है। यदि Q विद्युत आवेश t समय में एक विशेष क्षेत्र से गुजरता है तो Q और t का अनुपात विद्युत धारा को दर्शाता है, जिसे हम विज्ञान में I से दर्शाते हैं। विद्युत धारा की SI यूनिट एम्पियर होती है, जिसका चिन्ह A होता है। ये विद्युत आवेश धातु के तारों के माध्यम से एक जगह से दूसरी जगह गमन करते हैं। उन परिपथों में जिनमें धातु के तार उपयोग होते हैं, आवेशों की प्रवाह की रचना इलेक्ट्रॉन करते हैं। आवेश के चलने के लिए जरूरी है कि विद्युत के स्रोत से लेकर वापस स्रोत तक ये रास्ता बंद हो। इस बंद रास्ते को हम इलेक्ट्रिक सर्किट या विद्युत परिपथ कहते हैं। ये चित्र एक परिपथ को दर्शाता है जिसमें बैटरी का पॉजिटिव सिरा तारों के माध्यम से एक बटन से होता हुआ बल्ब के पॉजिटिव सिरे से जुड़ा है और बैटरी का नेगेटिव सिरा बल्ब के नेगेटिव सिरे से। परिपथ तो समझ आया, मगर ये पॉजिटिव और नेगेटिव क्या है? ये पॉजिटिव और नेगेटिव चिन्ह सर्किट में विद्युत धारा की दिशा बताते हैं। बैटरी के पॉजिटिव सिरे से विद्युत धारा गमन करना शुरू करती है और नेगेटिव सिरे तक आती है। इस बात का भी ध्यान रखना होगा कि इलेक्ट्रॉन्स विद्युत धारा की उल्टी दिशा में गमन करती है। लेकिन हमने ये भी जाना कि आवेशों की प्रवाह की रचना इलेक्ट्रॉन करते हैं और विद्युत धारा आवेश पर निर्भर करती है। फिर विद्युत धारा उल्टी दिशा में क्यों गमन करती है? उसे भी इलेक्ट्रॉन्स की ही दिशा में गमन करना चाहिए। इलेक्ट्रॉन्स में ऋणात्मक आवेश होता है। इलेक्ट्रॉन्स के चलने के कारण धातु के तारों में एक धनात्मक आवेश उत्पन्न होता है। हम यदि आवेश की दिशा देखें तो इलेक्ट्रॉन्स की दिशा से उल्टी नजर आएगी। तो विद्युत धारा की दिशा इस धनात्मक आवेश की दिशा की तरफ ली जाती है, जो कि और कोई कारण से नहीं बल्कि इलेक्ट्रॉन्स के गमन करने की वजह से ही बनते हैं। जिस प्रकार स्पीडोमीटर गाड़ी की स्पीड मापने के लिए उपयोग होता है, उसी प्रकार किसी भी सर्किट में विद्युत धारा मापने के लिए एमीटर नाम के उपकरण का प्रयोग किया जाता है। कुछ इसी प्रकार का सर्किट हमारे घरों में भी होता, लेकिन यहाँ पॉजिटिव और नेगेटिव तार किसी बैटरी से ना जुड़ के बल्कि घर में आ रही पावर सप्लाई से जुड़े होते हैं, जिनके बारे में किसी चालक में आवेश की प्रवाह की दर विद्युत धारा कहलाती है और इसी विद्युत धारा से बल्ब उज्जवल होता है। हम जानते हैं कि आवेश धातु से बने तारों में हमेशा मौजूद रहता है, तो फिर बल्ब के उज्जवल होने के लिए परिपथ में बैटरी लगाने की आवश्यकता क्यों पड़ती है? बैटरी में ऐसा क्या है कि जब हम उसे परिपथ में लगाते हैं तो बल्ब उज्जवल हो जाता है? बल्ब के उज्जवल होने की प्रक्रिया में विद्युत धारा के साथ एक और भौतिक राशि काम करती है, जिसे विद्युत विभवांतर या अंग्रेजी में इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस भी कहते हैं। ये विभवांतर क्या होता है? चलिए इसे उदाहरण की मदद से समझने की कोशिश करते हैं।
क्या कभी आपने समतल पक्के फर्श और ढलाव पर पानी डाला है? क्या दोनों परिस्थितियों में पानी एक ही तरह बहता है? जवाब है नहीं। ढलाव पर पानी जब तक सबसे नीचे की तरफ न पहुंच जाए तब तक बहता रहता है, और इसके विपरीत समतल फर्श पर एक समय बाद वह बहना बंद हो जाता है। ढलाव पर हमने कोई बल भी नहीं लगाया, तब भी पानी खुद ब खुद नीचे पहुंच जाता है, जबकि समतल फर्श पर बल लगाने के बावजूद पानी का बहना बल के खत्म होते ही रुक जाता है। दोनों ही परिस्थितियों में ऐसा क्या अंतर है जिस कारण पानी के साथ ऐसा हुआ होगा? बिल्कुल ठीक समझे, ऊंचाई में अंतर के कारण ढलाव पर गुरुत्वाकर्षण एवं पानी के अणुओं का एक दूसरे पर बल लगा, जिस कारण पानी नीचे तक आ गया। इसी प्रकार समतल फर्श की जगह एक पानी का पाइप लिया जाए और उसमें पानी कुछ इस तरह हो, तो क्या नल की टूंटी खोलने पर हमें पानी मिलेगा? नहीं। जब तक पीछे से कोई बल नहीं लगेगा या यूँ कहे कि कोई दबाव नहीं बनेगा, तब तक हमें पानी आता नजर नहीं आएगा। इसी दबाव को बनाने के लिए पानी के पाइप को एक पानी की टंकी से जोड़ा जाता है। टंकी में ज्यादा पानी होने के कारण पाइप के मुंह में ज्यादा दबाव बना रहता है, और जैसे ही हम नल खोलते हैं, जहां दबाव कम होता है, पानी ज्यादा दबाव वाले क्षेत्र से कम दबाव वाले क्षेत्र की ओर चलने लगता है। यहाँ भी ढलाव की ही तरह ऊंचाई के अंतर के कारण इस दबाव में अंतर आता है। तो एक निष्कर्ष हम निकाल सकते हैं कि पानी के गमन करने के लिए दबाव में अंतर होना आवश्यक है। इस चित्र में यदि पानी के पाइप को एक धातु के तार और पानी की टंकी को एक बैटरी से बदल दिया जाए तो हमें कुछ इस तरह का चित्र मिलता है। हम जानते हैं कि विद्युत धारा के गमन करने के लिए परिपथ का बंद होना जरूरी है, तो बैटरी के दूसरे छोर को बल्ब से जोड़ देते हैं। विद्युत भी इसी उदाहरण की तरह है। विद्युत धारा के गमन करने के लिए जरूरी है कि परिपथ में दबाव के अंतर की ही तरह एक अंतर उत्पन्न हो, जिस अंतर को विज्ञान की भाषा में विद्युत विभवांतर या पोटेंशियल डिफरेंस कहते हैं। जैसे पानी ज्यादा दबाव से कम दबाव वाले क्षेत्र की ओर चलता है, उसी प्रकार विद्युत धारा भी ज्यादा विभव वाले क्षेत्र से कम विभव वाले क्षेत्र की ओर गमन करता है। बैटरी के एक छोर से दूसरे छोर के बीच विभव का अंतर लिया जाए तो वह विभवांतर कहलाता है। बैटरी में रसायन प्रक्रियाओं के कारण हमें ये विभवांतर प्राप्त होता है। विज्ञान की भाषा में एक इकाई आवेश को परिपथ में एक जगह से दूसरी जगह तक ले जाने में जो कार्य किया जाता है वह विभवांतर कहलाता है। विभवांतर को V के चिन्ह से दर्शाते हैं और इसकी SI यूनिट वोल्ट होती है। 1 वोल्ट 1 जूल और 1 कूलम का अनुपात होती है। विभवांतर को वोल्टमीटर नामक एक उपकरण की मदद से मापा जाता है। वोल्टमीटर को हमेशा परिपथ में पैरेलल या समानांतर क्रम में लगाते हैं। अलग अलग वोल्ट की बैटरीज बाजार में उपलब्ध होती है। हमने विद्युत से जुड़ी दो बहुत महत्वपूर्ण राशियां विद्युत धारा और विभवांतर के बारे में विस्तार में जाना। यही दो राशियां भौतिक विज्ञान के विद्युत क्षेत्र की नींव बनती है। अब सवाल ये है कि क्या ये दोनों राशियां अलग अलग कार्य करती हैं या दोनों में कोई संबंध होता है? परिभाषा कहती है कि दोनों ही राशियां व्यक्तिगत तौर पर अलग है, लेकिन जर्मनी के जॉर्ज ओम नाम के भौतिक विज्ञानी ने अपने प्रयोग से जाना कि विद्युत धारा और विभवांतर में एक संबंध होता है। ओम का कहना है कि यदि भौतिक अवस्थाएं जैसे कि ताप, लंबाई इत्यादि स्थिर हो, तब किसी विद्युत परिपथ में प्रतिरोध के सिरों पर उत्पन्न विभवांतर उस प्रतिरोध में प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा के समान अनुपाती होता है। यहाँ अनुपात शब्द पर जोर दिया गया है। यदि विद्युत धारा बढ़ता और घटता है तो यह किस अनुपात में होता है? इस अनुपात को ओम ने नाम दिया रेजिस्टेंस एवं प्रतिरोध का। ये प्रतिरोध क्या होता है? आपको याद होगा हमने विभवांतर को पानी के टैंक के उदाहरण से समझा था। यदि इस पाइप की लाइन में एक वॉल्व लगा दी जाए, जो वॉल्व नल में जाने वाली पानी की मात्रा को नियंत्रित करती हो, तो यहाँ ये वॉल्व पाइपलाइन में एक प्रतिरोध की तरह काम करती है। प्रतिरोध का शाब्दिक अर्थ है किसी भी चीज का विरोध करना। किसी भी चीज के विरोध करने वाले को यह रेजिस्टर या प्रतिरोधक कहा जाता है। यहाँ ये वॉल्व पानी का विरोध कर उसकी मात्रा को नियंत्रित करता है। यदि इस वॉल्व को परिपथ में एक प्रतिरोधक से बदल दिया जाए तो हम देखेंगे कि ये प्रतिरोधक परिपथ में विद्युत धारा को बढ़ाएगा या घटाएगा।
अब आप सोच रहे होंगे कि प्रतिरोधक दिखने में कैसा होता है। परिपथ में लगी हर वह चीज जिस कारण विद्युत धारा के मान में बदलाव आए वह प्रतिरोधक हो सकती है। बल्ब, एलईडी या कोई भी अलग किस्म का तार प्रतिरोधक हो सकता है। ओम के नियम के अनुसार हम बोल सकते हैं कि किसी भी परिपथ में विद्युत धारा को चालक के प्रतिरोध से गुना कर दिया जाए तो वह परिपथ में आए विभवांतर के मान बराबर ही आएगा। इसकी खोज ओम ने की थी, इसलिए प्रतिरोध की एसआई यूनिट को ओम का नाम दिया गया और इसे ग्रीक अक्षर ओम से दर्शाया जाता है। एक ओम 1 वोल्ट और 1 एम्पियर के अनुपात के बराबर होता है। आइए ओम के नियम को सिद्ध करने के लिए एक एक्टिविटी करते हैं। इस एक्टिविटी को करने के लिए हमें 4 1.5 वोल्ट की बैटरीज, एक एमीटर, 1 वोल्ट मीटर और एक आधा मीटर लंबा नाइक्रोम का तार जो यह रेजिस्टर की तरह काम करेगा और सर्किट को जोड़ने के लिए एक स्विच और कॉपर के तार की आवश्यकता होगी। नाइक्रोम निकल, क्रोमियम, आयरन और मैंगनीज का एलॉय होता है। परिपथ को इस तरह जोड़ा जाए। हम जानते हैं कि एमीटर परिपथ में श्रेणी क्रम और वोल्ट मीटर समानांतर क्रम में लगाया जाता है। परिपथ पूरा होने के बाद स्विच को ऑन करें और विद्युत धारा और विभवांतर की रीडिंग एक टेबल में लिख लें। यह एक चीज ध्यान देने वाली है कि परिपथ में लगे तारों में भी थोड़ा प्रतिरोध होता है और साथ ही समय के साथ बैटरी के टर्मिनल्स के बीच का विभवांतर भी कम होता रहता है। लेकिन यहाँ ओम के नियम को समझने के लिए वोल्ट मीटर और बैटरी के विभवांतर को बराबर लिया गया है। यही प्रक्रिया 4 बार करें और परिपथ में हर बार एक बैटरी बढ़ा दें। यदि विभवांतर और विद्युत धारा का अनुपात लिया जाए तो वह हमेशा एक ही मिलेगा। हम कह सकते हैं कि ओम ने विभवांतर और विद्युत धारा के बीच जो नियम दिया वह सही था। अगर नाइक्रोम तार की जगह कोई दूसरा प्रतिरोधक लिया जाए, जैसे कि कोई एलईडी लाइट, तो क्या तब यह अनुपात वही आएगा जो नाइक्रोम तार के केस में आया था? चलिए करके देखते हैं। यह एलईडी लाइट के कारण विद्युत धारा के मान में बदलाव आया है। तो इन दोनों एक्टिविटी के माध्यम से हम कह सकते हैं कि हर एक प्रतिरोधक के लिए प्रतिरोध का मान बदल जाता है। तो ये कहना उचित होगा कि प्रतिरोध स्थिर राशि है जब तक कि प्रतिरोधक को बदला न जाए। प्रतिरोधक की सामग्री एवं भौतिक दिखावट के साथ साथ प्रतिरोध और भी कई चीजों पर निर्भर करता है। ओम के नियम से हमने विद्युत धारा और विभवांतर के बीच एक बहुत ही सुंदर संबंध को जाना। दोनों से जुड़ा एक संबंध जिसे प्रतिरोध कहते हैं उसके बारे में भी जाना। हमने ये भी देखा कि प्रतिरोध के बढ़ने या घटने से परिपथ पर क्या प्रभाव पड़ता है। अलग अलग वस्तुओं में अलग अलग प्रतिरोध होता है, लेकिन सवाल ये है कि ये प्रतिरोध मोटे तौर पर किन चीजों पर निर्भर करता है। आज की वीडियो में हम देखेंगे कि प्रतिरोध किन किन कारकों पर निर्भर करता है और साथ ही प्रतिरोध को परिपथ में लगाने के विभिन्न परिस्थितियों पर भी प्रकाश डालेंगे। चलिए एक एक्टिविटी करके देखते हैं। इस एक्टिविटी को करने के लिए हमें 3 नाइक्रोम के तार के टुकड़े जिनकी लंबाई आधा मीटर, 1 मीटर और 2 मीटर हो। नाइक्रोम का तार ना हो तो दूसरा कोई तार भी लिया जा सकता है। एक आधा मीटर मोटे नाइक्रोम के तार का टुकड़ा, एक एमीटर, एक स्विच, एक 9 वोल्ट की बैटरी और परिपथ को जोड़ने के लिए तार। परिपथ को इस तरह से जोड़े। आधा मीटर तार को जोड़ने के बाद जैसे ही स्विच ऑन करेंगे हमें एमीटर में एक रीडिंग मिलेगी। उसे टेबल में लिख लेते हैं। हम जानते हैं कि परिपथ को जोड़ने वाले तारों के कारण भी विभवांतर में गिरावट होती है, लेकिन यह सिद्धांत को समझने के लिए उस गिरावट को विचार में नहीं लिया गया। इसलिए जितना विभवांतर बैटरी उत्पन्न कर रही है उतना ही हिसाब में लिया है। अब इस तार को 1 मीटर वाले तार से बदलकर देखते हैं। ये क्या, एमीटर की रीडिंग में बदलाव आया है। चलिए अब 2 मीटर वाला तार लगाकर देखते हैं। रीडिंग फिर बदल गई। यदि ध्यान से देखें तो पता चलेगा कि तार की लंबाई बढ़ाने से विद्युत धारा का मान कम हो रहा है, लेकिन विभवांतर तो बराबर ही है। इसका मतलब ये है कि परिपथ में प्रतिरोध बढ़ रहा है।
यदि प्रतिरोध का मान ज्ञात किया जाए तो एक पैटर्न दिखेगा। तार की लंबाई को बढ़ाने से प्रतिरोध भी बढ़ जाता है। लंबाई के कारण विद्युत धारा को ज्यादा रास्ता तय करना पड़ा, जिस कारण उसने ज्यादा प्रतिरोध को झेला। यही कारण है कि प्रतिरोध बढ़ा और विद्युत धारा का मान कम हुआ। दूसरे केस में एक मोटा तार लगाकर देखते हैं और एमीटर की रीडिंग को पहले वाले केस से तुलना करते हैं। हमने देखा कि मोटा तार लगाने से विद्युत धारा के मान में बढ़ोतरी हुई। इसे देखें तो जानेंगे कि तार के मोटे होने के कारण विद्युत धारा का प्रवाह बढ़ जाएगा और प्रतिरोध कम होगा। दूसरे शब्दों में, तार के मोटे होने से अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल या क्रॉस सेक्शनल एरिया बढ़ेगा। तो इस एक्टिविटी से ये निष्कर्ष निकालना उचित होगा कि प्रतिरोध तार की लंबाई बढ़ने से बढ़ जाता है और अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल को बढ़ाने से प्रतिरोध कम होता है। और एक चीज पर प्रतिरोध निर्भर करता है, चालक की सामग्री पर, जो हमने पिछली वीडियो में जाना था। इसे गणित के तरीके से लिखा जाए तो यदि L तार की लंबाई को दर्शाता है और A अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल को, प्रतिरोध लंबाई के तो सीधे तौर पर आनुपातिक होगा और क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती। आनुपातिकता का चिन्ह हटाने के लिए एक स्थिरांक को लाना होगा। यहाँ ये स्थिरांक को रो से दर्शाते हैं। रो को प्रतिरोधकता एवं रेजिस्टिविटी के नाम से जाना जाता है। प्रतिरोधकता की SI यूनिट ओम मीटर होती है। प्रतिरोधकता चालक के द्रव्य पर निर्भर करती है। तो ये बात हुई प्रतिरोध एवं प्रतिरोधकता की। अब आगे बढ़ते हैं। यदि हम अपने घर में देखें तो अलग अलग उपकरण पावर सप्लाई से जुड़े होते हैं। आपने भी ध्यान दिया होगा कि जब एक उपकरण खराब होता है तब दूसरे उपकरण पर उसका असर नहीं दिखाई देता। यदि हमारे घर में एक बल्ब खराब होता है तो दूसरे बल्ब में रोशनी आती रहती है। या फिर फ्यूज या MCB जैसे उपकरण को देखा होगा, जो कि विद्युत मीटर के पास लगा रहता है। इन उपकरण का काम ये होता है कि घर में किसी भी प्रकार के शॉर्ट सर्किट होने के समय ये पावर सप्लाई को वही रोक देते हैं और बाकी उपकरण को खराब होने से बचा लेते हैं। क्या कभी सोचा है कि इन उपकरणों को घर के विद्युत परिपथ में लगाने का एक खास नियम रहता है? वीडियो के इस भाग में हम परिपथ में विभिन्न प्रकार से प्रतिरोध को लगाने पर चर्चा करेंगे। आपने सीरीज और पैरेलल तो कई बार सुना होगा। इन उपकरण के परिपथ में लगाने के नियम के पीछे सारा खेल सीरीज और पैरेलल का ही है। ये सीरीज और पैरेलल क्या होते हैं, चलिए थोड़ा करीब से जानते हैं। ये परिपथ लेते हैं। यदि इस परिपथ में एक एमीटर लगाया जाए और स्विच को ऑन करें तो हमें परिपथ में विद्युत धारा का मान मिलेगा। यदि इस परिपथ में एक बल्ब श्रेणी क्रम में और जोड़ा जाए तब ये देखा जा सकता है कि जिस प्रकार एक बल्ब पहले उज्जवल हो रहा था, दूसरे के लगने के कारण वे दोनों कम उज्जवल हो रहे हैं। विद्युत धारा का मान गिरा है, लेकिन दोनों बल्ब में विद्युत धारा तो बराबरी से जा रही है। फिर बल्ब कम उज्जवल क्यों हो रहे हैं? बल्ब के कम उज्जवल होने के पीछे कारण है विद्युत की दूसरी राशि, विभवांतर में बदलाव। चलिए विभवांतर नापने के लिए एक मल्टीमीटर की सहायता लेते हैं। मल्टीमीटर एक उपकरण है जिसे विद्युत से जुड़ी कई राशियों का मान ज्ञात करने के लिए उपयोग किया जाता है। यहाँ ये मल्टीमीटर एक वोल्ट मीटर की तरह कार्य करेगा। यदि मल्टीमीटर को इन बिंदुओं पर लगाए तो हमें 9 वोल्ट मिलेगा और इसी को हम दोनों बल्ब के साथ लगाए तो रीडिंग कुछ इस तरह दिखेगी। इस एक्टिविटी से ये निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि श्रेणी क्रम परिपथ में विद्युत धारा का मान बराबर रहता है और विभवांतर का मान जितने प्रतिरोध परिपथ में होते हैं उनमें बढ़ जाता है। इस एक्टिविटी से ये निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि श्रेणी क्रम परिपथ में विद्युत धारा का मान बराबर रहता है और विभवांतर का मान जितने प्रतिरोध परिपथ में होते हैं उनमें बढ़ जाता है। दूसरा निष्कर्ष ये निकला कि परिपथ में लगे सारे प्रतिरोध के अंतर्गत विभवांतर को जोड़ा जाए तो वह परिपथ में लगे संपूर्ण विभवांतर के बराबर होता है। इसी निष्कर्ष को सूत्र की तरह लिखा जा सकता है और साथ इस सूत्र में ओम का नियम लगाया जाए तो कुछ इस तरह का समीकरण मिलता है। विद्युत धारा पूरे परिपथ में बराबर है तो आखिर में कुछ इस तरह का समीकरण प्राप्त होगा। ये कहना उचित होगा कि श्रेणी क्रम में सभी व्यक्तिगत प्रतिरोध को जोड़ा जाए तब ये जोड़ परिपथ में समस्त प्रतिरोध बताएगा।
दूसरे केस में यदि एक बल्ब को दूसरे से ना जोड़कर बल्कि दोनों बल्बों को समानांतर रूप में परिपथ में जोड़ा जाए तो वह समानांतर क्रम परिपथ कहलाता है। समानांतर क्रम श्रेणी क्रम से विपरीत रहता है। यहाँ देखें तो दोनों बल्ब बराबरी से उज्जवल हो रहे हैं, जिसका मतलब है कि दोनों बल्बों में विभवांतर की मात्रा बराबर है। साथ ही विद्युत धारा दो भाग में बढ़ती नजर आ रही है। गौर से देखें तो संपूर्ण विद्युत धारा इस केस में बढ़ गई है, जबकि बैटरी हमने पहली वाली ही उपयोग की है। तो ये निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि समानांतर क्रम में प्रतिरोध के समक्ष विभवांतर तो बराबर रहता है, लेकिन विद्युत धारा परिपथ में बंट जाती है। यदि प्रतिरोध की संख्या बढ़ाई जाए तो विद्युत धारा उतनी ही बार बढ़ जाएगी। तो यह व्यक्तिगत विद्युत धारा को जोड़ा जाए तो परिपथ में संपूर्ण विद्युत धारा का मान मिलेगा। यहाँ भी ओम का नियम लगाकर समीकरण को इस रूप में लिखा जा सकता है। विभवांतर बराबर होने के कारण समानांतर क्रम में लगे प्रतिरोध में कुछ इस तरह का संबंध मिलेगा। यदि प्रतिरोध की संख्या बढ़ा दी जाए तो वह इस समीकरण में बढ़ती रहेगी। यही कारण है कि हमारे घर में सभी विद्युत से चलने वाले उपकरण समानांतर क्रम में लगे रहते हैं, ताकि सभी को अपनी प्रतिरोध अनुसार विभवांतर मिल सके और एक उपकरण के खराब होने का दूसरे पर असर न पड़े। इसी प्रकार फ्यूज श्रेणी क्रम में इसलिए लगाया जाता है ताकि सारी विद्युत धारा इससे होकर गुजरे और शॉर्ट सर्किट के समय कोई दूसरा उपकरण खराब ना होकर ये विद्युत की सप्लाई को वही रोक दे। तो आज की वीडियो में हमने जाना कि प्रतिरोध किन कारकों पर निर्भर करता है और साथ ही प्रतिरोध को भी परिपथ में लगाने के विभिन्न तरीकों को समझा। उम्मीद है कि आपको इस वीडियो में सब समझ आया होगा। साथ ही आप ये भी समझे होंगे कि किस तरह घर में लगे विभिन्न उपकरणों के चलने के पीछे क्या राज होते हैं। हम जानते हैं कि बल्ब हमारे कमरे को उज्जवल करता है, गर्म आयरन हमारे कपड़ों को प्रेस करने के काम आती है, साथ ही हीटर हमारे कमरों को गर्म रखने में मदद करता है। इन सब उपकरणों को देखें तो एक चीज सभी में सामान्य मिलेगी, ये तीनों उपकरण विद्युत की उपस्थिति में गर्म होना शुरू हो जाते हैं। तो ये उपकरण का गर्म होना किस कारण और कैसे होता है? शायद आप सोच रहे होंगे कि इन उपकरणों में कुछ तो खास होता होगा जिस कारण ये गर्म हो जाते हैं। हाँ, ऐसा होता है, जिसे बल्ब में फिलामेंट, आयरन में हीटिंग एलिमेंट और हीटर में हीटिंग कॉइल। लेकिन अगर इन उपकरणों में कुछ खास होता है तो विद्युत से चलने वाला पंखा बंद होने के बाद छूकर देखने पर गर्म क्यों लगता है? क्यों फ्रिज की एक साइड हमेशा गर्म रहती है? मोबाइल चार्जिंग पर लगाने पर चार्जर क्यों गर्म हो जाता है? टेलीविजन की दोनों साइड गर्म क्यों रहती है? इनमें तो कुछ गर्म करने वाली खास चीज भी नहीं। तो फिर ऐसा होने का कारण क्या है? शायद आप कंफ्यूज हो गए हैं। आज की इस वीडियो में आपको अपने कंफ्यूजन का जवाब मिल जाएगा। विद्युत से चलने वाले उपकरण के गर्म होने के पीछे एक ही कारण है, जिसे हम विद्युत धारा के तापीय प्रभाव एवं हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी के नाम से जानते हैं। जी हाँ, विद्युत धारा के गमन करने की वजह से उपकरण में तापीय प्रभाव पड़ता है। ये तापीय प्रभाव और किसी वजह से नहीं बल्कि ऊर्जा एवं ऊर्जा के बदलाव के कारण होता है। विद्युत से आने वाली ऊर्जा कुछ तो उपकरण को चलाने में उपयोग होती है और बाकी की ऊर्जा ताप की शक्ल में उपकरण से बाहर निकल जाती है। यदि विज्ञान की भाषा में देखें तो हम जानते हैं कि किसी भी विद्युत आवेश इलेक्ट्रिक चार्ज को एक जगह से दूसरी जगह तक ले जाने में किए गए कार्य को विभवांतर कहा जाता है। तो अगर संपूर्ण कार्य लिया जाए, जिसे टोटल वर्क डन भी कहते हैं, उसे हम W से दर्शाते हैं। भौतिक विज्ञान में हमने ये भी पढ़ा है कि किसी भी चीज पर किया गया कार्य ऊर्जा में आए बदलाव के बराबर होता है। तब हम कह सकते हैं कि विद्युत से आने वाली ऊर्जा इस कार्य के बराबर होगी, जिसे H से दर्शाया जाता है। यदि समीकरण की RHS को T से गुना और भाग करे तो कुछ ऐसा समीकरण मिलेगा और ओम के नियम के द्वारा V का सूत्र लगाने के बाद कुछ ऐसे समीकरण की प्राप्ति होगी। इस समीकरण को जूल के तापन नियम या जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग के नाम से जाना जाता है। इस नियम से ये निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि चालक में हीट की मात्रा विद्युत धारा के वर्ग के आनुपातिक, प्रतिरोध के आनुपातिक और समय के भी आनुपातिक होती है।
यदि इसे आयरन के उदाहरण से समझा जाए तो पता चलेगा कि आयरन में कॉइल होती है जिसमें प्रतिरोध रहता है। वोल्टेज के आने से इस कॉइल में प्रतिरोध एवं विद्युत धारा बढ़ता एवं घटता है, जिस कारण से हीट भी बढ़ती और घटती है। साथ ही जितना समय आयरन ऑन रहेगा उतना ही ज्यादा गर्म होता रहेगा। तापीय प्रभाव के अलावा पावर भी विद्युत में एक बड़ी अहम भूमिका निभाता है। आपने कभी हार्डवेयर शॉप से बल्ब खरीदा है? दुकानदार आपसे पूछता है कौन सा बल्ब चाहिए और आप कहते हैं 100 वॉट का बल्ब दे दो या 60 वॉट का बल्ब दे दो। ये 100 वॉट और 60 वॉट क्या होता है? क्या आपने कभी अपने घर में विद्युत से चलने वाले उपकरणों को ध्यान से देखा है? कभी आयरन पर ही गौर किया हो तो आपने उस पे 1 किलोवाट लिखा देखा होगा। ठीक उसी प्रकार हीटर पर 1.5 किलोवाट भी। ये वॉट या किलोवाट है क्या? ये दरअसल इस उपकरण की इलेक्ट्रिक पावर या विद्युत शक्ति होती है। अभी शक्ति क्या होती है, चलिए इसके बारे में जानते हैं। किसी भी कार्य के करने के दर को शक्ति कहा जाता है। उदाहरण के तौर पर यदि आपको घर से विद्यालय तक आने में 10 मिनट लगते हैं, आप ये भी जानते हैं कि घर से विद्यालय तक आने में आपका शरीर कुछ कार्य भी करता है। यहाँ आपके द्वारा 10 मिनट तक किए गए कार्य को शरीर की शक्ति के रूप में दर्शाया जाता है। विज्ञान की भाषा में लिखा जाए तो किया गया कार्य ऊर्जा के बराबर रहता है। यदि उसका रेट लिया जाए तो वह शक्ति बताता है। हीट की ही तरह शक्ति को भी अलग अलग तरह से लिखा जा सकता है। शक्ति की एसआई यूनिट वॉट होती है, जिसे W से दर्शाते हैं। 1 सेकंड में किए गए 1 जूल कार्य को 1 वॉट कहते हैं। इसी के साथ साथ 1 वोल्ट और 1 एम्पियर के गुणांक को भी 1 वॉट कहा जाता है। यदि 100 वॉट पर वापस जाया जाए जहाँ से शुरू किया था, 100 वॉट का मतलब है कि बल्ब में 1 सेकंड में 100 जूल ऊर्जा की खपत होती है। एक और उदाहरण लेते हैं। आपके घरों में विद्युत के मीटर होते हैं। आपने सुना होगा कि इस बार 50 यूनिट बिजली चली है। क्या आप जानते हैं कि ये 50 यूनिट क्या होता है? 1 यूनिट का मतलब होता है 1 किलोवाट घंटा। मतलब 1 घंटे तक 1 किलोवाट शक्ति की खपत हुई, तब जाके 1 यूनिट बनी। यूनिट विद्युत ऊर्जा की इकाई है। तो 50 यूनिट का मतलब ये हुआ कि समय और शक्ति को गुना किया गया तब 50 आया, तो उसे 50 यूनिट कहा गया। इस वीडियो के बाद उम्मीद है आप लोग घर में आने वाली पावर सप्लाई को थोड़ा बेहतर समझ पाए होंगे।